हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न इसलिए बोला है कि फील भी हल्का हो और आप उससे ज़्यादा टेंशन में ना आए। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक इसी महीने के असाइनमेंट पर आधारित है। जो असाइनमेंट आप लिख कर जमा करते हैं उसी पर आधारित है। तो दिसंबर है, तो यहाँ पर जो असाइनमेंट इस महीने के लिए दिया गया है वो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उप संसंयोजी यौगिकों का रसायन। तो हम डी और एफ ब्लॉक के तत्व शुरू कर रहे हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसको हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं आपको कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि जो आवर्त सारणी होती है मतलब उसकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर आवर्त सारणी कुछ ऐसा दिखता है। ये जो हमने बनाया है ये एस ब्लॉक के तत्व है और आपको ये भी पता होगा कि इस किनारे पर पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व दोनों के दोनों गुण के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ये विद्युत धनी होता है तो वो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का होता है। ये पूरा शुद्ध धातु होता है तो उसमें बहुत सारे अधातु पाए जाते हैं। यानी गुणों के मामले में अगर हम देखेंगे तो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व दोनों में बिल्कुल बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो दो विपरीत गुण वाले चीजों में जब कोई पद हम विपरीत गुणों वाले को जोड़ता हो तो उसको हम संक्रमण पद कहते हैं। यह संक्रमण ऐसे शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक स्थान से किसी दूसरे अलग स्थान पर जा रहे हैं तो वो संक्रमण का पद होता है। तो यहाँ पर अगर कोई इन दोनों के गुणों को जोड़ता है तो वो संक्रमण पद पे आ जाएगा। यहाँ पर संक्रमण पद के पोजीशन में आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो इन दोनों के बीच ही स्थित होते हैं। अब इन दोनों के बीच स्थित होते हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो है हम देख रहे हैं ये डी ब्लॉक के तत्व है। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या हो जाएंगे, कौन से पद पे पढ़ रहे हैं, संक्रमण पद पे पढ़ रहे हैं तो इनको हम संक्रमण तत्व कह देंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि संक्रमण तत्व इनको हम क्यों कहते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक जो होते हैं वो चार श्रेणियों में बटे होते हैं। 1 2 3 और 4 चार श्रेणियों में बटे होते हैं। इस तरीके से जा गया होता है वो। इसमें से पहली जो श्रेणी होती है वो 3D होती है, फिर दूसरा 4D होता है, फिर 5D, फिर 6D श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 5D और 6D श्रेणियां जो होती हैं उन श्रेणियों से हम पुनः 14 तत्वों को मतलब वहां से हम 14 तत्व हम बाहर निकालते हैं। देखिए एक मिनट ध्यान देंगे कि इसमें चार श्रेणी है, 3D 4D 5D 6D। तो हम क्या कर रहे हैं, 5D श्रेणी से 14 तत्व निकाल रहे हैं और 6D श्रेणी से 14 तत्व हम निकाल रहे हैं। तो 5D श्रेणी से जो हम 14 तत्व निकालते हैं उनको अलग से रखा जाता है इस प्रकार से। अब ये जो हमने निकाला हुआ है यहां से दैट इज 5D श्रेणी के 14 तत्व हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 14 तत्व दो बार निकाल दिया। एक बार 5D से निकाल दिया और एक बार 6D से निकाल दिया। 5D से जो तत्व निकाले जाते हैं उनको हम एक्टिनाइड कहते हैं, सॉरी लैक्टिनाइड कहते हैं। और जो 6D से निकाले जाते हैं उनको
एक्टेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनको निकाला कहां से गया है, डी ब्लॉक से निकाला गया है। तो डी के अंदर से निकाला गया है, इसलिए इनको आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं और इन्हीं को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो आंतर संक्रमण क्यों बोले, क्योंकि हमने संक्रमण वाले के अंदर से उसको निकाल रखा है। तो आंतर संक्रमण तत्व इसलिए कहा है, ये आंतर संक्रमण तत्व होते हैं, इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में प्रवेश करते हैं, इसको हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है कि डी ब्लॉक के तत्व कहां पे स्थित होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है और वो संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं और उनसे निकलने वाले तत्व आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना ये समझ में आएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा ये होती है कि ऐसे तत्व जिनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक में आंशिक रूप से भरा होता है। डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। आगे इसके बारे में बताते हैं। देखिए, डी कक्षक जो होते हैं वो 5 कक्षक होते हैं उसमें डी कोष में, और इसमें टोटल कैपेसिटी 10 की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की D10 ये जो है पूर्ण है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्ण है। तो डी में अगर 10 भर जाए, डी की पूरी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी जो डी की होती है वो 10 की होती है, तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर एक भर जाए तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर 10 से कम भरा है, मान लो 5 भरा है, 6 भरा है, 7 भरा है, 8 भरा है, तो वो आंशिक रूप से भरा हुआ कहलाएगा। तो यही शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कि डी कक्षक जो है आंशिक रूप से भरे होते हैं। या अब यहाँ पर हम ऐसा कैसे समझ सकते हैं, और सामान्य ऑक्सीकरण जो लिखा हुआ है इसके बारे में समझेंगे, और ये आंशिक रूप से भरा है इसके बारे में ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोई एक तत्व ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक तत्व ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया निकल, उदाहरण, इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर हम इसका विन्यास बनाते हैं, तो आप लोग पापा के नियम से बनाते हैं, -2 है ना, 2p, इस तरीके से आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अक्रिय गैस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको बनाने अगर नहीं आता है तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, आप उसमें से जाके देख सकेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आर्गन, ये आर्गन इसलिए लिखा है क्योंकि आर्गन जो है एक अक्रिय गैस होता है और उसमें सारे अष्टक पूर्ण होते हैं। तो आर्गन 18 हमने लिख दिया, तो उसके पीछे हम लिख देते हैं 3d4s। अब 3d4s पीछे क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया मैंने, ये आपको जब आप वीडियो देखेंगे अक्रिय गैस विन्यास बनाने वाला, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ से कैसे बनाना है वो देख लीजिए। तो हमने आर्गन लिख दिया निकल के सामने में, तो इसमें समझ के चलिए कि 28 इलेक्ट्रॉनों में से हमको 18 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उसके आगे से विन्यास बनाएंगे। तो आगे से हम अगर विन्यास बनाते हैं तो हमारे पास 3d और 4s आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3d और 4s हमने जो लिखा है उसमें 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, ऊर्जा स्तर के हिसाब से 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं फिर d में आते हैं। तो ठीक है, 28 में से 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। ठीक है, अब जो बच जाते हैं वो हम 3d और 4s में डालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, s में 2 डालेंगे, क्योंकि s की पूरी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी s की 2 होती है, s ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और उसके बाद अब देखिए कितना हो गया, 18 और 2 20, अब बच गए 8।
तो ये जो है यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। तो यानी पूरा 10 तो नहीं भरा, तो डी में 10 नहीं भरा, यानी डी आंशिक रूप से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमने निकिल बनाया है वो निकिल ऑक्सीकृत अवस्था में नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था तभी होती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। चलिए हम इसको पीछे से बना रहे हैं सर, ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन मत हो। ये आर्गन 18 लिख दिया, 3d0 और 3d8 और 4s 0 लिख दिया। 0 क्यों लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। देखिए एक तो जैसे का तैसा है, परंतु हमने s वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया है। तो हटा दिए जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना भाई, इसमें यहाँ पर आप देखिए s वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है इसकी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो ni पे 2 प्लस आवेश लग जाएगा। आपको समझना है 2 प्लस आवेश क्यों लग गया? 2 प्लस आवेश इसलिए लग गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। पहले देखिए, पहले निकिल था, निकिल परमाणु था। उस परमाणु में विन्यास क्या था? आर्गन था, 3d8 था, 4s2 था। फिर उस निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, s के 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए और वो 2 प्लस हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीकृत अवस्था। याद रखेंगे, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल देता है बाहर, तो वो ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो परिभाषा है वो हम देखते हैं। ऐसे तत्व जिनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। तो यहाँ पे निकिल का एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, एराइन 2 पॉजिटिव। ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डी जो है पूरा 10 नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, अगर डी पूरा भर जाता है तो डी में 10 आ जाते हैं तो पूरा भर जाता है, लेकिन डी में 10 नहीं आया है, डी में 10 से कम है। तो ये जो है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो ये पक्का जो है हमारा ये परिभाषा में संक्रमण तत्व है। ऑक्सीकरण अवस्था में ले जाने के बाद ही आप ये तय करेंगे कि वो संक्रमण तत्व है कि नहीं है। आप परमाणु का विन्यास देख के नहीं बता सकते। ये परमाणु है ना भाई, ये परमाणु है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा है, तो इसको देख के आप नहीं बता सकते। हालांकि इसमें डी आंशिक रूप से भरा है, परंतु जब तक आप उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं चले जाते तब तक ये परिभाषा क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं और एक आध उदाहरण और लेते हैं जो कि थोड़ा समझने लायक होगा। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पे कॉपर का। तो कॉपर का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। ठीक है, और ये जो है इसका जब आप विन्यास बनाएंगे, ये परमाणु है, ये भी ऑक्सीकृत अवस्था में नहीं है। तो यहां पर अगर आप विन्यास बनाएंगे तो आर्गन 3d4s, फिर वैसे लिख रहा हूं मैं जैसे पहले इसको लिखा था। क्या है, 30 तक हम ऐसा ही लिखते हैं। ये 29 है, पिछले वाला 28 था, तो 30 के ज्यादा तक हम आर्गन में लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा लगा है, तो यहाँ पर अब हम फिर से विन्यास बनाते हैं। तो 29 में से 18 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बनाने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम इससे जो बच गए उनका विन्यास हम मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉन को इन कक्षकों में डालेंगे। तो फिर से आपको बता देता हूँ, s में पहले डालेंगे फिर d में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 9। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 9 2 11 और 18 29, 29 हो गए। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, परंतु आपको एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि D में 9 और D में 4 नहीं होते, कभी भी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको D में 9 और D में 4, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन कभी भी नहीं होती। ठीक है, D में 9 और D में 4 कभी भी नहीं होते। यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये D में 9 हो गया है, 4s में 2 हो गया है। तो क्या होता है, 9 और 4 क्यों नहीं होते, इसका कारण हम बता रहे हैं। फिलहाल आप पहले इसको देखिए, इसका विन्यास में ये हो जाएगा कि
कि ये 9 अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 9 है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को 10 बना लेता है, ठीक है। तो इसका विन्यास ये हो जाएगा 1 और ये 10। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज समझाते हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जैसे मान लो एक विन्यास है आर्गन 3d4, ठीक है, 4s2, ये एक विन्यास आप देख लीजिए। इस विन्यास में आप देखेंगे कि डी में 4 है, तो पहले बताया डी में 4 और डी में 9 नहीं हो सकते, तो ये विन्यास जो है चेंज हो जाएगा और ये चेंज होके ऐसा हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा बता देते हैं आर्गन 18, अभी जैसा हो गया 3d9 4s2 है मान लो, तो ये चेंज हो जाएगा और ये आर्गन 18 3d10 4s1 हो जाएगा। अभी मैं जो बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इधर हम वापस आ जाते हैं, ये हम मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी जो है, यहां सभी डी जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, 10 पूरे बने इसमें, देखिए पूर्ण पूरित है। ये पूर्ण पूरित हमारा परिभाषा बोलता ही नहीं कि हमको पूर्ण पूरित होना चाहिए, वो आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, यानी 10 से कम होना चाहिए। यहाँ पे पूरा 10 भर गया है, तो सीधा सा बात अगर आप एक नजर में देखते हैं इसको, ये तो ऐसे भी परमाणु है, यहाँ से क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऑक्सीकरण अवस्था में आना होगा। तो अगर आप कॉपर को ऐसे एक नजर से देखते हैं तो डी पूरा भरा है, तो आप कहेंगे कि संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, कॉपर में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 3d10 और ये 4s0 कर देते हैं, मतलब हम देख रहे हैं आप 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव। अभी भी आप देखिए कि ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया है, फिर भी डी में 10 है, तो ये दोनों कंडीशन हमको क्या बता रहे हैं कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। हमको अभी तक ये दोनों कंडीशन से यही पता चल रहा है कि संक्रमण तत्व नहीं है, परंतु कॉपर में एक बहुत स्थायी ऑक्सीकरण संख्या होती है 2 पॉजिटिव की, 2 पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, अभी तो एक निकाल ही दिया था, एक और निकालना पड़ेगा, तो आर्गन 18 और एक और निकालेंगे तो ये 3d9 हो जाएगा और 0। लेकिन अगर आप यहां पर आकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ अब डी में पूरे 10 नहीं बने, डी आंशिक रूप से भरा हुआ है, और ये जो है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाया जाता है कॉपर के द्वारा, तो ये फिर से अपने आप को संक्रमण तत्व की श्रेणी में ले आता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉपर संक्रमण तत्व है कि नहीं है, तो आपको किसी नेगेटिव रिजल्ट से आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि कोई रिजल्ट उसमें ऐसा था क्या जो पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉपर 2 प्लस में संक्रमण तत्व के बन जाने का गुण है, इसलिए पूरा का पूरा कॉपर ही जो है वो संक्रमण तत्व में आ जाएगा, ठीक है। तो संक्रमण तत्व ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बोल दिया, आप उसके आयन को भी देखना होगा आपको। अगर कोई भी आयन ऐसा है जो संक्रमण तत्व बन पा रहा है तो फिर वो तत्व पूरा संक्रमण तत्व में गिना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक और तत्व का उदाहरण लेते हैं जो है जिंक। अब यहाँ पे हम जिंक का उदाहरण लेते हैं। तो जिंक जो है वो भी एक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में रखा गया है, पर संक्रमण तत्व है कि चलिए देखते हैं। तो जिंक जो है वो 30, अगर आप विन्यास बनाएंगे तो आर्गन 18 3d4s, और यहाँ पर 18 30 है, 18 हमको भरना ही नहीं है, हम एस में फिर 2 दिए और डी में 10 दिए। देखो यहाँ पे पूरा जो है डी जो है पूरा भर गया है, डी में 10 भर गया है, तो फिर ये संक्रमण तत्व के परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये तो बैठा ही नहीं, लेकिन एक जिंक क्या होता है कि 2 पॉजिटिव बनाता है, 2 पॉजिटिव बनाता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो यहाँ पे आर्गन 18 3d10 4s0 देख सकते हैं आप कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और ये ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया है, ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया है।
तो ऑक्सीकरण अवस्था में आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि डी में 10 भरा है ना, भरा हुआ है। यहाँ पे डी में 10 भरा है, यहाँ पे डी में 10 भरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चाहे ऑक्सीकरण में जा रहा है चाहे सामान्य अवस्था में, ये इसको परमाणु अवस्था कहते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना गया हो, लिया ना गया हो, उसको परमाणु अवस्था कहते हैं। तो परमाणु अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही हम देख रहे हैं कि डी में पूरा भरा ही हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको संक्रमण तत्व तो नहीं बोलेंगे, संक्रमण तत्व तो नहीं है। अब संक्रमण तत्व तो नहीं है, जबकि संक्रमण तत्व के डी ब्लॉक वाले सीरीज में डी ब्लॉक वाले जो खंड में ये आता है, पर हमने इसको कह दिया कि संक्रमण तत्व तो नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो देखो ध्यान से, संक्रमण तत्व तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये डी ब्लॉक का तत्व है। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व होने में अंतर है। आपने वो पढ़ा होगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, उसी टाइप की बात है। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हों कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर जिंक जो है संक्रमण तत्व नहीं है, किंतु डी ब्लॉक का तत्व है। तो मैं वही कह रहा हूं कि संक्रमण तत्व का मतलब डी ब्लॉक ही नहीं होता, आपको यहां समझना है। डी ब्लॉक जो है वो खनिज जैसे हैं और संक्रमण तत्व अयस्क जैसे हैं, ठीक है ना, कि सारे डी ब्लॉक, सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे उदाहरण में अभी बता दिया है, ठीक है। तो ये था। तो आप मेरे को कोई दो और तत्व ऐसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो कि डी ब्लॉक का तो है किंतु संक्रमण तत्व नहीं होता, ठीक है। आप कोई दो तत्व और ऐसे बताएंगे मेरे को जो कि डी ब्लॉक तो है किंतु संक्रमण तत्व नहीं होता, ठीक है। अभी हमने जो विन्यास बनाना, मतलब इसकी परिभाषा जो देखी, संक्रमण तत्वों की परिभाषा देखी और उसके बारे में समझा। अब हम संक्रमण तत्वों का सामान्य विन्यास क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य विन्यास बनाने के लिए हमको अलग अलग संक्रमण तत्वों के कुछ विन्यास को देखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए में ले लेते हैं मैग्नीज को। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं टेक्नीशियम, ठीक है ना, टेक्नीशियम, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं सोना, एक और हम बोलते हैं 79। तो यहाँ पर हम इनके विन्यास को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाने आर्गन 18, ठीक है, 3d4s, तो दैट इज 2 यानी 18 2 20 5 25। अब टेक्नीशियम 43 वाले में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं क्रिप्टॉन 36 और ये 4d5s हो जाता है। देखो आप चेंज कैसे आ रहा है, ऑर्गन के पीछे 3d4s लिखा जाता है, लेकिन क्रिप्टॉन के पीछे 4d5s लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर 36, यहां पर 5, ठीक है, ये भर गया। अब इस तरीके से अगर आप ऑरम का सोने का देखते हैं तो यहां पर जिनॉन आ जाएगा, और जिनॉन आने पर यहां पीछे में 4f आ जाता है, जिनॉन 54 है 54, ठीक है। और यहाँ पे 6d सॉरी 5d और यहाँ पे 6s हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप विन्यास बनाएंगे तो यहाँ पर s में पहले जाएगा, फिर f में, फिर d में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2, ठीक है, फिर इसमें 14, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब 270 और 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हमने ये भी विन्यास जो बनाया है, ये 9, फिर डी में 9 आ रहा है, और डी में 9 आने से डी में 9 और डी में 4 नहीं होते, तो ये हम चेंज करके लिख देंगे 10 और दैट इज 1। तो ये हो गया आपके सोना जो होता है और उसका विन्यास। अब इन सभी के विन्यास में आपको एक कॉमन सा चीज नजर आएगा, वो ये है कि हम अगर ये पार्ट हम हटा लेते हैं, ये वाला पार्ट हम सभी में से हटा लेते हैं, तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा कि सभी में एस वो नंबर डी वाले से ज्यादा है। देखिए
3 से ऊपर या 4 हो गया, 4 से ऊपर 5 हो गया, 5 से ऊपर 6 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो एस कक्षक है वो उच्च ऊर्जा स्तर में है, या उसमें जो कोष है उनका मान ज्यादा है, कोष का मान हायर वैल्यू में है, और ये उससे एक नीचे का वैल्यू में डी होता है। इस तरीके से सभी में है। तो इनमें सामान्य विन्यास हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो कि एस कक्षक का हायर वैल्यू को अगर मैं एन मानता हूं, जैसे एन मानने का मतलब है एन बराबर 4 हो जाएगा, एन बराबर 5 हो जाएगा, एन बराबर 6 हो जाएगा। तो अगर एस के कोष को हम एन से दर्शाते हैं, एन से बताते हैं, मान लो एस के कोष को एन से बताते हैं, तो डी का कोष जस्ट उससे एक नीचे होगा, एन माइनस 1 डी। एन में से एक मैंने घटा दिया, देख रहे हैं ना, अब एक ही तो कम है, 5 से 4, 4 से 3 है, एक हमने एन में से घटा दिया। अगर मतलब एस जिस कोष में है उससे एक नीचे के कोष में डी होता है। अब यहाँ पर एस में कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और मैक्सिमम टाइम 2 होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है, जबकि डी वाले में 1 से 10 तक हो सकती है। तो ये जो अभी हमने बनाया है ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इनको बोलते हैं संक्रमण तत्वों का सामान्य, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, आगे जैसे जैसे आप जाएंगे तो पता चलेगा कि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ये हमने जो बेस लगा रखा है वो उसके रेंज को बता रहा है कि वहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन, वहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये जो है संक्रमण तत्वों का सामान्य विन्यास हो जाता है। इसी तरीके से मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों के रिस्पॉन्स की बहुत जरूरत है कि आप इसको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, ये सही है या नहीं है, ये तो तभी समझ में आएगा जब आप इसको देखते हैं। और हाँ, देखने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि मेरे को आप सब्सक्राइब करते हैं तो पता चलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, ठीक है। और चूंकि पढ़ाई से संबंधित है, आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसीलिए शॉर्ट वीडियो बना के मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू।